हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल आप सभी का। आई होप कि आप सभी बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज की क्लास में मैं आदित्य सर आप सभी के लिए लेकर आया हूँ क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है बाबू सजीव विशेषताओं का अन्वेषण। ठीक है, जो सजीव हैं इनकी विशेषताओं का आज हम लोग क्या करेंगे, अन्वेषण करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए हम लोग इस चैप्टर का सारा प्रश्न उत्तर आज की क्लास में देखेंगे। तो आप लोग रेडी हो जाइए। सबसे पहले आप लोग को क्या करना है प्यारे बच्चों, कि यहाँ पर जो भी आप लोगों का इस चैप्टर का प्यारे बच्चों सारांश है, पहले तो ये प्रमुख शब्द पर आपको चर्चा करना है। सारे शब्दों पर आपको ध्यान देकर इसके बारे में थोड़ा सा समझना है प्यारे बच्चों। उसके बाद आपको ये जो सारांश है, ये जो मुख्य बिंदु है बाबू, इसके बाद सबको आपको क्या करना है, पढ़ लेना है। सबको एक बार क्या कीजिएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन आंसर स्टार्टिंग होता है। तो प्यारे बच्चों चलिए हम लोग क्वेश्चन आंसर करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के होम स्क्रीन पे आ रहा है प्यारे बच्चों, कि पौधों और जंतुओं के जीवन चक्र में समानताओं और भिन्नताओं को सूचीबद्ध कीजिए। आपको सूचीबद्ध करना मतलब एक सूची तैयार करना है। क्या क्या, तो पौधे और जंतुओं का जीवन चक्र का पहले समानता बताएंगे, फिर इसके भिन्नता को बताएंगे, विशिष्टता को बताएंगे। तो चलिए बच्चों, कॉपी कलम को खोलिए, लिखना शुरू कीजिए। प्यारे बच्चों, हम लोग समानता और अंतर के बारे में बात करेंगे। मतलब पहले क्या करेंगे, समानता बताएंगे, फिर हम लोग जो दोनों में मतभेद होगा, अंतर होगा, उसको लिखेंगे। तो समानता लिखिएगा कि पौधों और जानवरों दोनों का जीवन चक्र एक प्रारंभिक चरण से क्या होता है बच्चों, शुरू होता है, जिसके बाद वृद्धि होता है और क्या होता है जी, विकास होता है। इस सब का चरण आते रहता है सर, और अंत में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। जिसका एक बार जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो होगी, चाहे वो पौधा रहे चाहे वो जानवर रहे। दोनों के जीवन चक्र में प्रजनन की प्रक्रिया अपनी तरह से क्या निरंतरता बनाई रखती है। समझे प्यारे बच्चों। आगे मतभेद में लिखिएगा, पौधों का जीवन चक्र जानवरों का जीवन चक्र, दोनों में अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मतभेद को समझेंगे। लिखिएगा कि पौधों का जीवन चक्र बीज के अंकुरन से शुरू होता है, जबकि जानवर का जो जीवन चक्र है ये एक नए जन्म से क्या होता है बच्चों, शुरू होता है। आगे पौधों का जीवन चक्र जो होता है सर, अंकुरण के बाद पुष्पन और बीज उत्पादन होता है, जबकि जानवर के जीवन चक्र में नवजात जानवर बड़े होकर वयस्क जानवर बन जाते हैं। पौधों के जीवन चक्र में उसके जीवन चक्र के दौरान क्या होता है, उत्पन्न बीज नए पौधे को अंकुरित कर लेता है ना। लेकिन जो जानवर का जीवन चक्र होता है, इसमें प्रजनन की प्रक्रिया में क्या होते हैं, बीज निर्माण शामिल नहीं होता है प्यारे बच्चों। आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन सारे बच्चे समझ गए होंगे। आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़िए। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के होम स्क्रीन के सामने है प्यारे बच्चों। कह रहा है कि नीचे एक क्या दिया गया बाबू, तालिका दिया गया है, इसमें कुछ विवरण डाटा दिया गया है, इसका अध्ययन करो और दूसरे व तीसरे स्तंभ में स्थितियों को उपयुक्त उदाहरण का पता लगाकर आपको क्या करना है बाबू, पता लगाकर भरने का प्रयास करना है। ठीक है बच्चों, यदि आपको लगता है कि नीचे दी गई स्थिति उदाहरण संभव नहीं है तो स्पष्ट कीजिए ऐसा क्यों है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्रम संख्या दिया गया है, क्या इसमें वृद्धि होती है, नहीं। क्या यह श्वास लेता है, नहीं। वैसा एग्जाम्पल दो जो सांस भी नहीं लेगा, जिसमें वृद्धि भी नहीं होगा। तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, बहुत सारा है। आप लोग उदाहरण के लिए कलम बोल दीजिए प्यारे बच्चों। कलम, कलम क्या है प्यारे बच्चों, कलम न सांस लेगा न वृद्धि करेगा। टिप्पणी भी इसमें कर दीजिएगा। टिप्पणी में क्या लिखिएगा, क्योंकि यह एक निर्जीव पदार्थ है और निर्जीव जो होते हैं, नॉन लिविंग थिंग जो होते हैं प्यारे बच्चों, वो सांस नहीं लेते हैं, नहीं उसमें ग्रोथ होता है। आगे क्या इसमें वृद्धि क्या इसकी वृद्धि होती है, तो नहीं, वृद्धि नहीं होना चाहिए, लेकिन वो सांस लेगा। ऐसा कौन उदाहरण होगा प्यारे बच्चों, जल्दी से बताओ आप लोग। तो देखिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आप लोग बोल सकते हैं बीज। क्या बोलिएगा, बीज। बीज जो होता है सर, ये क्या करता है, इसमें वृद्धि तो नहीं होती है लेकिन ये सांस लेता है। आप बता सकते हैं उदाहरण के लिए यहाँ पर कि बीज जो होता है ना, ऑक्सीजन की सहायता से ही अंकुरित होता है, तो उसमें ऑक्सीजन चलते रहता है वो, लेकिन वो सजीव है। ठीक है, बीज यहाँ पर देखिए, रीजन हम यहाँ पर लिख दिए बाबू कि लिविंग डज नॉट ग्रो। लिविंग जो होते हैं ये ऐसा नहीं है कि जो ग्रो होगा है ना, व्हेन केप्ट इन ए
कंटेनर, जब उनको कंटेनर में रखा जाता है तो वो ग्रो नहीं हो पाते हैं। बट यूजेज ऑक्सीजन फॉर रिस्पायरेशन, लेकिन सांस के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग करते ही रहते हैं। आगे देखिएगा प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आगे कहता है यहाँ पर क्या कि जो इसमें वृद्धि होना भी चाहिए, वृद्धि होती है लेकिन यह सांस नहीं लेता है, तो ऐसा माउंटेन यानी पर्वत होगा। पर्वत में आप लोग सब कुछ डालिएगा तो बड़ा तो होते रहता है लेकिन वो सांस नहीं लेता है। इसमें आप बताना है कि वृद्धि भी होता है, सांस भी लेता है। तो अपने उदाहरण दे दीजिए जी, अपन मनुष्य लोग, मनुष्य यानी क्या, मानव, क्या हो जाए प्यारे बच्चों, मानव। मानव क्या होता है बाबू, सांस भी लेता है, ये बढ़बो करता है। आप अभी जब आप लोग 1 क्लास में थे तो छोटा सा बबू आते हैं, जब आप अभी 5 क्लास में आए होंगे तो और बड़ा हो गए होंगे, अभी 6 क्लास में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और बड़े होंगे। आप लोग अपना फोटो खींचते होंगे मोबाइल में, तो उसको देखकर आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। आगे बढ़िए प्यारे बच्चों, तीसरा प्रश्न देखिए। आपने सीखा कि बीजों के अंकुरण के लिए भिन्न भिन्न परिस्थितियों की क्या होती है, आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। अनाजों और दालों के उपयुक्त भंडारण के लिए हम इस ज्ञान का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। तो बच्चा लिखना है यहाँ पर आप लोग जल्दी से कि अनाज और दाल उचित भंडारण और अंकुरण को रोकने के लिए हम लोग उसे सूखा रखेंगे। सुनिश्चित करेंगे कि अनाज और दाल को सूखे वातावरण में रखा जाए ताकि नमी से अंकुरण शुरू ना हो। दूसरा, उसको हम लोग ठंडे स्थान पर क्या करेंगे, रखेंगे, ठंडे स्थान पर उसको सुरक्षित रखेंगे। किसी भी जैविक प्रक्रिया को धीमा करने के लिए ठंडे स्थान पर भंडारण करें। उसके बाद हम उसको वायुरोधी कंटेनर में रखेंगे। हवा के संपर्क को सीमित करने के लिए वायुरोधी कंटेनरों का प्रयोग करेंगे जो अंकुरण के लिए आवश्यक है। आई होप कि बच्चा समझा हुआ होगा, आप सबको मजा आया हुआ होगा। आगे बढ़िएगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को समझने का प्रयास कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन के सामने है। आपने सीखा है, क्वेश्चन बोल रहा है, आपने सीखा है कि टैडपोल की एक पूंछ होती है लेकिन जब वृद्धि के बाद यह मेढक बनता है तो पूंछ लुप्त हो जाती है। कि टैडपोल अवस्था में पूंछ होने से क्या लाभ मिलता है जी। तो बच्चा जल्दी से लिखना, कॉपी कलम को खोलना, लिखना शुरू करना बच्चों कि मेढक टैडपोल अवस्था में पूंछ प्रदान करती है जिससे तैरने की क्षमता, या टैडपोल को भोजन ढूंढने और शिकारियों से बचने के लिए पानी में कुशलतापूर्वक तैरने में मदद करता है सर। इसका संतुलन बनाए रखता है और ये स्थिर भी बनाए रखता है। पानी में चलते समय इसका संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता होती है जो टैडपोल अवस्था में पूंछ प्रदान करती है। आगे बढ़िए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 अब आप लोग के सामने आ रहा है। बाबू कह रहा है कि चरण का कहना है कि लकड़ी का लट्टा निर्जीव है क्योंकि इसमें गति नहीं होती है। इसके विपरीत चारु इसे सजीव मानते हैं। ठीक है, इसके विपरीत जो लोग हैं चरण के, वो बोलते हैं कि नहीं सजीव है क्योंकि यह वृक्षों से प्राप्त होता है। चरण और चारु के कथनों को पक्ष विपक्ष में अपने तर्क आपको देना है। तो बच्चों आप लोग बोलिएगा कि लकड़ी का लट्टा निर्जीव वस्तु की है के पक्ष में अगर हम अपना तर्क दें, हम अपना विचार दें, तब बोलेंगे कि लकड़ी का लट्टा ना तो हिल सकता है, ना ही सांस ले सकता है और ना ही बढ़ सकता है। अब हम उसको पेड़ से काट लिए जी। अब जैसे आप लोग अपना घर में आप लोग खिड़की होगा, दरवाजा होगा, आपका गेट होगा, वो सब लकड़ी से बना है कि वो सजीव है जी, वो चलता है, बढ़ता है, जितना दरवाजा बनाए उतने बढ़ जाएगा, तो क्या है जी, निर्जीव है। लकड़ी का लट्ट सजीव जीवित वस्तु के रूप में देखिएगा तो लकड़ी के लट्ट पेड़ों से प्राप्त होते हैं जो जीवित प्राणी है। कौन, पेड़। लेकिन इस तर्क हमको सेटिस्फाइड नहीं करेगा, हमको यही तर्क अच्छा लगा। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग। आगे देखिए छठा प्रश्न को अब आप लोग के सामने ला दिए हम। कह रहा है बाबू क्वेश्चन कि मच्छर और मेढकों के जीवन चक्र में क्या समानताएं और विशिष्ट विशेषता क्या है, इसको बोलना है। तो बोलिएगा मच्छर और मेढक के जीवन चक्र में समानताएं इस प्रकार है सर जी कि दोनों अलग अलग जीवन चरणों के साथ परिवर्तन से गुजरते हैं। दोनों का जीवन अंडे के रूप में शुरू होता है। मच्छर और मेढक के जीवन चक्र में विशिष्ट विशेषताएं क्या है सर। तो मच्छरों का जीवन चक्र अंडा, लार्वा, प्यूपा, वयस्क। मेढक का जीवन चक्र जो होता है अंडा, टैडपोल, मेढक, उसके बाद वयस्क हो जाते हैं। मतलब पहले मच्छर में अंडा होता है, फिर उसके बाद वो लार्वा में बदलता है, फिर प्यूपा, फिर वो वयस्क हो जाता है। मेढक में भी फिर पहले अंडा आया, फिर टैडपोल बनेगा, फिर वो उससे मेढक बन जाएगा, फिर मेढक क्या हो जाएगा, वयस्क बन जाएगा। मच्छर
वयस्क अवस्था से पूरी तरह से स्थलीय होता है। जब मच्छर वयस्क हो गया ना, ये स्थल पर होने लगता है, जबकि मेढक जमीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं। और जो जीव जमीन पर भी रहेगा और विद्यार्थी जीव पानी में भी रहेगा, वैसे जीव को क्या बोलेंगे बच्चों? उभयचर जीव बोलेंगे। आई होप कि यहाँ तक सारे बच्चे को क्लियर होगा, मजा आया हुआ होगा, एक अलग अंदाज में आप लोग समझे होंगे। आगे देखिएगा, 7वां प्रश्न कहता है एक पौधे को उसकी वृद्धि के लिए उपयुक्त सभी स्थितियां उपलब्ध कराई गई। देख लीजिए, ये आपका आकृति 10.9 को ये एक क्या है प्यारे बच्चों, भूमि पर रखा एक गमला है और इस पे एक बीज को सब कुछ दिया गया। एक सप्ताह पश्चात आप इस पौधे के प्रोह और जड़ में क्या देखने की अपेक्षा करते हैं उसका चित्र बनाइए और इसके कारण को भी आप लोग को क्या करना है विद्यार्थी जी, लिखने का काम करना है। तो मैंने यहाँ पर तो लिख दिया, लिखिएगा। जड़ें पानी की तलाश में मिट्टी से नीचे की ओर बढ़ती है, टहनी जहाँ से प्रकाश आ रहा है वहाँ ऊपर की ओर झुक जाता है। पौधे की टहनियाँ सूर्य के प्रकाश की ओर झुकती है, क्योंकि पत्तियों का भोजन बनाने के लिए क्या होता है बच्चों, सूर्य की प्रकाश की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में उद्दीपन सूर्य का क्या है जी, प्रकाश है। समझिए आप लोग, पत्ती आप लोग देखिएगा, पौधा जो होता है उसका भोजन कब बनता है, तो उसका भोजन दिन में ही बनता है, रात में नहीं बना पाता है। क्यों सर, रीजन क्या है? तो रीजन यही है बच्चों कि आपको दिन में प्रकाश होता है, रात में सर सूर्य का प्रकाश नहीं होता है। आगे 8वां प्रश्न, तारा और विजय ने एक प्रयोग में सेटअप तैयार किया जिसे चित्र 10.10 में दर्शाया गया। आप क्या सोचते हैं, वे क्या पता करना चाहते हैं? उन्हें यह कैसे पता चलेगा कि वे सही हैं? तो बच्चा जल्दी से उत्तर को लिखना है। यहाँ पर आप लोग मेरे साथ लिखने का प्रयास करना कि लोग जो है सर वो जानना चाहते हैं कि कैक्टस का पौधा रेगिस्तान में कैसे रहता होगा, है ना। एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इसी का कि कैक्टस के पौधे की जड़ें लंबी होती है ताकि वे बड़े पानी को सोख सके। कैक्टस के पौधे में वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी की हानि से कम करने के लिए अपनी पत्तियों को पतले कांटों के रूप में क्या करते हैं, रूपांतरित कर देते हैं। ओके, आइए बच्चों 9वां प्रश्न देखते हैं और ये हमको लगता है इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है प्यारे बच्चों कि बीज अंकुरण पर तापमान के प्रभाव की जांच कीजिए। उसको परियोजना मतलब आपको परियोजना बनाना है प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, तो हम यहाँ पर दे दिए हैं बाबू किस प्रकार से हम यहाँ पर रूपरेखा तैयार करेंगे। पहले मेरा उद्देश्य है कि बीज अंकुरण पर तापमान के प्रभाव की जांच के लिए जो प्रयोग करेंगे उसके लिए हमको कुछ सामग्री चाहिए, कुछ वस्तु चाहिए। तो सामान, बर्तन, मिट्टी, बीज, थर्मामीटर और विभिन्न तापमान नियंत्रित वातावरण जैसे रेफ्रिजरेटर हो गया, कमरे का तापमान हुआ, गर्म वातावरण। प्रक्रिया क्या क्या होगा, तो प्रत्येक गमले में एक भी प्रकार के क्या करेंगे, मिट्टी भरेंगे समान मात्रा में। प्रत्येक गमले में बीज को लगाएंगे। प्रत्येक गमले को अलग अलग वातावरण में नियंत्रित तापमान जैसे ठंडा, कमरे का तापमान, गर्म पर रखेंगे। उदाहरण के लिए गमले को धूप पाने के लिए बालकनी में बाहर रखेंगे, दूसरी ओर कमरे में छाया रखेंगे, तीसरे गमले को बेसमेंट या घर के सबसे ठंडे हिस्से में रखेंगे। प्रत्येक गमले में समान रूप से पानी दे। प्रत्येक वातावरण में 2 सप्ताह पर अंकुरित बीजों की संख्या को रिकॉर्ड करें। उसके बाद अवलोकन करेंगे, फिर जो निष्कर्ष निकला उसको लिख दिए। आई होप कि मज़ा आया हुआ होगा प्यारे बच्चों। आप सभी को मैं आशा करता हूँ कि क्लास तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। थोड़ा देर का क्लास हुआ लेकिन पूरा क्वेश्चन आंसर को मैंने क्लियर करा दिया प्यारे बच्चों। अगर आप लोग चैप्टर नंबर 1 से लेकर 9 तक के प्रश्न उत्तर को नहीं देखे हैं तो जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट भी बना हुआ है। अगर किसी विषय में दिक्कत होता है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा ताकि अगला क्लास में आप लोग के लिए ला सकूं। और ध्यान दीजिएगा बाबू, अब आप लोग 6th को पास करके 7th में जाएंगे तो 7th का भी पढ़ाई आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो जल्दी से सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा मत से ज़्यादा सारे बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों में पूरे सारे बच्चे शेयर कर लीजिएगा। धन्यवाद।